मैं इस वीडियो में आपको ब्लैक फंगस, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है और एक महामारी का रूप ले चुकी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखिए, हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको थोड़ी सी भी खारिश है, रणक है या हल्का फुल्का आइज में दर्द है और वो घबराए हुए हैं कि उनको कोई ब्लैक फंगस तो नहीं है। और मोस्टली ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कोरोना से रिकवर्ड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक फंगस होता क्या है। देखिए, ब्लैक फंगस एक टाइप का फंगस है जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं और ये बहुत कॉमनली हमारे एनवायरनमेंट और वातावरण में पाया जाता है। ये मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, हवा के अंदर, मॉइस्ट एयर के अंदर और नमी वाली जगहों पे, जैसे कि जहाँ पे सीलन होती है, जैसे दीवारों पे, ऐसे कमरों में, ऐसी बिल्डिंग्स में, या थोड़ा सा स्टेगनेंट वाटर या रुका हुआ पानी, ऐसी सारी जगह पे ये कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये किन किन लोगों में इसके इन्फेक्शन होने का रिस्क है। देखिए, जो ब्लैक फंगस है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी कि ये नॉर्मली भी हमारी बॉडी में कई बार नेजल कैविटी, नोज और इसमें प्रेजेंट होता है, बट ये इन्फेक्शन नहीं करता है। ये बहुत ही रेयरली इन्फेक्शन करता है और वो भी उन लोगों में जिसके अंदर की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैटेगरी में जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि HIV एड्स के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट या जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स पे होते हैं, या कोई भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट जैसे कि किडनी, लीवर, बोन मैरो एक्सेट्रा, या फिर ऐसे पेशेंट जिनका कोई डायलिसिस में है या क्रॉनिक किडनी डिजीज पे है। तो ये जो कैटेगरी है ये तो ऑलरेडी हमेशा के लिए ही ये ससेप्टेबल थी इन म्यूकोरमाइकोसिस की इन्फेक्शन के लिए। बट अब जो हम नई चीज देख रहे हैं वो कि ये इतनी ज्यादा कॉमनली हर जगह के केसेस इतने ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं, तो ये चीज जो देखी गई है तो डेफिनेटली इसका रोल कोरोना से है। और पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताऊंगा कि लोग बहुत घबराए हुए हैं, जो भी कोरोना से रिकवर्ड, शायद ही उनको तो नहीं हो गया है। तो इसका जो इंसिडेंस है पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट में बहुत ही कम है, केवल 3 मरीज आउट ऑफ 10,000। और कोविड रिकवर्ड में भी उन पेशेंट्स के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार रहे हैं, बहुत ही सिक रहे हैं, ICU में एडमिट रहे हैं कई हफ्तों के लिए, या जिनके अंदर स्टेरॉइड्स जैसी जो दवाइयाँ हैं उनका बहुत महीने भर उन्होंने महीनों उसका यूज़ किया है, प्लस जिनके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाई जैसे कि टोक्लिजुमैब और ये सारी दवाइयों का भी यूज़ किया गया है। बहुत लॉन्ग टर्म वो ऑक्सीजन पे रहे हैं, चाहे वो घर पे, अस्पतालों में, और जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो चुकी है। तो उन पेशेंट में इसकी ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो कि नॉर्मल लोग हैं, जो कि कोविड जिनको भी कोरोना हुआ है। उसके अलावा जो कोरोना के साथ साथ जिन लोगों के अंदर भी शुगर है और वो जो शुगर अनकंट्रोल्ड है, और अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ही कॉमनली देखी गई है। 95% ऑफ जो पेशेंट जिनमें भी ये देखी जा रही है उनके अंदर अनकंट्रोल्ड शुगर को देखा गया, प्लस कोरोना की हिस्ट्री मिली। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो कोरोना होने के कारण भी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कोरोना, जिससे कि आपकी शुगर लेवल्स वैसे ही बढ़ जाते हैं। प्लस कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड नाम की दवाई यूज की जाती है, जो कि एक वैसे तो एक लाइफ सेविंग ड्रग है, बट काफ़ी लोगों ने इसको अनजुडिशियस, अनमॉनिटर्ड यूज किया है विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ कोई डॉक्टर, फिजिशियन, जिसके कारण जो उनका शुगर लेवल्स है वो बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनको पता भी नहीं चला कि जो उनकी बॉडी लेवल के जो शुगर का जो लेवल था वो 150-200 रहता था और वो 600-700 के रेंज तक भी पहुंचा है, और इवन इंसुलिन से कंट्रोल है। तो जब भी शुगर इतना ज़्यादा बढ़ा, उससे एक हमारी बॉडी के अंदर एक फर्टाइल मीडियम की तरह, उपजाऊ जमीन की तरह एक्ट किया, जहाँ पे ये फंगस एकदम से ग्रो करी है। तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने का हाई रिस्क है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोरोना की हिस्ट्री नहीं थी, उनके अंदर भी ये डायग्नोज करी गई है। उसका भी एक कारण ये देखा गया है कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि उनको कोविड हुआ है, क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक उनको हुआ था, उनको डायग्नोज ही उन्होंने कभी टेस्ट नहीं कराया। बट ऐसे लोग जिनको कभी कोरोना नहीं हुआ बट वैसे उनको शुगर है और वो हाई लेवल पे रहती है, तो उनके अंदर भी ये हाई रिस्क है ऑफ गेटिंग म्यूकोरमाइकोसिस, तो उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो अराउंड 50% है। इसका मतलब कि 50% ऐसे मरीज हैं जो कि बच नहीं पाएंगे, जो अपनी जिनकी डेथ हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। इवन कोरोना इन्फेक्शन के कारण भी जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो इवन लेस देन 1% है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डेंजरस है।
तो इसलिए इसको जो है बहुत ही टाइमली पता लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको जो म्यूकरमाइकोसिस है इसको राइनो ऑकुलोसेरेब्रल डिजीज बोला जाता है। राइनो मतलब नाक, ऑकुलो मतलब आंख और सेरेब्रल मतलब ब्रेन। तो ये मेन इन 3 जगह पे इन्फेक्ट करती है। मोस्ट कॉमनली ये जो इसकी साइट ऑफ एंट्री रहती है बॉडी के अंदर, ये हमारी नेजल कैविटी, नाक के थ्रू एंटर करती है फ्रॉम एयर। और हमारा जो नाक है, जो यहाँ पे जो हमारा चीक बोन है, चीक बोन के आसपास यहाँ पे हमारी एक छोटी छोटी एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं जिसको हम साइनसेस बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है इस एरिया में। तो ये एयर फिल्ड खाली वेकेंट कैविटी होती है। सबसे पहले ये जो फंगस है हमारे नाक के थ्रू जाके इस एरिया में यहाँ पे एक्ट करती है, यहाँ पे इकट्ठी होकर यहाँ पे ग्रो करती है। तो इसलिए इसका जो शुरुआती लक्षण है वो भी इसी एरिया में आते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसके जो आपको लक्षण है वो ये है कि वन साइडेड हेडेक होना, बहुत ही तेज सरदर्द होना, फेस पे या चीक पे स्वेलिंग आना, स्पेशली वन साइड पे, फेस का नमनेस होनी, सुनसनाहटपन होना फेस में, फेस के अंदर और जो है टच करने पे, दबाने पे यहाँ पे पेन महसूस होना। और इवन यहाँ से, क्योंकि ये एरिया हमारे टीथ से भी कनेक्टेड होता है, इवन टूथ पेन या दांत में दर्द होना, नाक का बंद होना या नाक से ब्राउनिश ब्लैकिश डिस्चार्ज आना, इवन हमारे थूक का भी कई बार ब्लैकिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज आना, या फिर आईज के अंदर धुंधलापन आना, नजर का कमजोर होना या पलक में हल्की हल्की स्वेलिंग आना। तो ये कुछ इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ये सबसे पहले हमारी नेजल कैविटी में आती है। नेजल कैविटी हमारी जो कनेक्टेड होती है हमारी आईज से, यहाँ पे हमारा इस वाले कोने के अंदर यहाँ पे एक बड़ा पेपरी सा बोन होता है जो कि इस दोनों हमारी नेजल कैविटी और आई की कैविटी को आपस में सेपरेट करता है। तो ये फंगस यहाँ से इमीडिएटली हमारी आईज में चली जाती है और जैसे ही आईज में जाती है तो आईज के अंदर इसके आगे के जो सिवियर लक्षण होते हैं, जैसे कि आईज में एकदम से बहुत ही तेजी से बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाना, पलकों का गिर जाना, आंख का बाहर निकलना जिसको हम प्रोक्टोसिस बोलते हैं, फिर आंखों का ये जो वाइट पोर्शन जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाना, कीमोसिस या लाली आ जाना। और सडनली जो हमारी आईज की जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आईज को जैसे हम इधर इधर हिलाते हैं ये एकदम से हिलनी बंद हो जाती है, हमें एकदम से धुंधलापन दिखना या टोटल एकदम सडन लॉस ऑफ विजन का होना, डबल दो दिखना। तो ये सारे जो इसके सिम्टम्स हैं जब ये आईज में आती है उससे होते हैं। और उसके बाद जो, जैसा कि हम सारे जानते हैं कि जो हमारी आईज है, आईज की जो हमारी देखने वाली नस है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो ऐसी हमारी जो आईज की कैविटी और ब्रेन में भी एक छोटी सी टनल होती है, ओपनिंग होती है जहाँ से हमारी नस जाती है और वहाँ से इमीडिएटली हमारे ये ब्रेन में भी एंटर कर सकती है। और वो एक बहुत ही एडवांस स्टेज हो जाता है जिसके अगर वहाँ पे चले जाए तो वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब ब्रेन वाले सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि दौरे पड़ना या फिर अनकॉन्शियस या बेहोश हो जाना, सर दर्द होना या उल्टी लगना, या फिर पैरालिसिस का अटैक आना, किसी भी तरह का हाथ पैर एकदम से चलने बंद हो सकते हैं, पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो मेनली ये जो है इन तीनों ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, नोज, आईज एंड ब्रेन। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद अगर तो हमें ये वाले कोई भी लक्षण है तो इसका हमें कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो है हम ENT डॉक्टर, जो हमारा नोज का डॉक्टर होता है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे वो नेजल एंडोस्कोपी एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, उसमें वो पतली सी दूरबीन या फिर एक पतली सी पाइप डाल के आपकी नोज के अंदर वो ये सारा जो हमारा साइनस वाला एरिया है या नोज के एरियाज में वो देख सकता है कि कोई उसको ब्लैक कलर की फंगस का डाउट तो नहीं है। और अगर उनको कोई भी ऐसा डाउट होता है कोई एरिया, तो वहां से वो छोटा सा टिश्यू या फिर मास ले लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, उसको हम लैब से जाकर कंफर्म कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बीमारी है ये इतनी तेज फैलती है, आंख की तरह फैलती है कि ये टाइम ही नहीं देती। 2 से 3 दिन के अंदर ही या 1 से 2 दिन के अंदर ये इतनी ज्यादा फैल जाती है कि कई बार लाइफ और डेथ का सवाल है। तो अगर कोई भी ऐसे लक्षण है या कोई भी ऐसी चीज है तो आपको इमीडिएटली जाना है, तुरंत जाना है, आपने सोचना नहीं है। प्लस उसके बाद एक बार अगर ये कंफर्म हो गई है तो इसका देखिए जो इसका ट्रीटमेंट है वो भी, जो इसका ट्रीटमेंट के अंदर एक प्रॉपर टीम चाहिए है। एक ये सिंपल आई क्लिनिक, आई हॉस्पिटल या सिंगल ENT वाला डॉक्टर नहीं कर सकता। इसके अंदर पूरी टीम होती है जिसके अंदर ENT सर्जन,
आई सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन का डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन, तो ये सारी टीम होती है, प्लस आपके मेडिसिन का डॉक्टर जो आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा या बाकी सारी आपकी बॉडी को देखेगा। तो ये कंप्लीट टीम का एक रोल है जहाँ पे जाके हम इस पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सकता है। और नॉर्मली ये सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेंटर्स हैं हर एक एरियाज में, हर एक सिटीज़ में या हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि इसको जहाँ पे आप जाके इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली करवा सकते हैं। उसके बाद इसके जो ट्रीटमेंट के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो तो यही होता है कि इसके अंदर जो भी ऐसा एरियाज है जहाँ पे भी ये चीज़ है उसको हमें डिब्राइड, उसको निकालना पड़ता है उस टिश्यू को। जैसे कि हम देखते हैं ना कि कभी कभार किसी को हम सुनते हैं कि गैंग्रीन हो गया है, जैसे कि हाथ काला पड़ गया है या टांग काली पड़ गई है, तो गैंग्रीन में उस टांग को या हाथ को काटना पड़ता है। तो वैसे भी ये जो फंगस है ये एकदम से जो भी टिश्यू में जाती है ये इतनी ज़्यादा तेज फैलती है, ये वहाँ की ब्लड सप्लाई को बंद करती है कि वहाँ पे जो सारा जो टिश्यू है वो सड़ जाता है, और सड़ने के कारण उसका ब्लैक कलर बनता है। ये फंगस ब्लैक नहीं होती है कलर में। तो ये जो भी सारा टिश्यू है जो ब्लैक इश्कार, जिसको हम इश्कार बोलते हैं, ये सारे टिश्यू को डिब्राइड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जैसे नेजल कैविटी में आ गई तो नोज का वो हिस्सा, या सपोज आइज के अंदर जा रही है तो इवन हमें नजर तो बात की बात है, हमें जान को जाने के लिए कई बार आइज तक को भी निकालना पड़ता है। उसके अलावा जो सर्जिकल डिब्राइडमेंट के अलावा हाँ कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि हमें बहुत अर्ली पता चल जाए, जैसे एंटी फंगल ड्रग जिसके अंदर एम्फोटेरिसिन B आता है या फिर पॉसिकोनाजोल आता है, ये वाली दवाई भी दी जा सकती है, जो कि वो भी कुछ लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ती है, 2 से 3 महीने के लिए। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि ये हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि ये मैंने बताया कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा जानलेवा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इससे बचाव करना। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आप अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या अगर आप कोविड से रिकवर्ड हैं तो आपको अपनी शुगर का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रखनी है। आपकी जब तक रिकवरी नहीं हो जाती, बॉडी की इम्यूनिटी आपकी वापस नॉर्मल नहीं आ जाती। अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं या कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो आपने अपने डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर लेना है। कोई भी आपने अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है बिल्कुल भी। अपनी शुगर को आपने डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। जैसे आप अपना ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे हैं वैसे ही आपने दिन में 1 बार या 2 बार अपनी शुगर को क्लोज मॉनिटर करना है। और अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर, मेडिसिन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को आपने सबसे ज़्यादा महत्व देना है क्योंकि 95% लोग वो ऐसे ही हैं। सेकेंडली बहुत ज़्यादा ये भी देखा जा रहा है कि जो भी लोग अवेयर्ड हैं, जिनको इस सारी बीमारी के बारे में पता है कि इसके ये लक्षण है, उनमें ये बीमारी नहीं देखी जा रही, ज़्यादा उन लोगों में देखी जा रही है जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वो इसको अर्ली डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, अर्ली उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसलिए उसके बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, बट डरना भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है कि इसके अंदर हमें अपनी हाइजीनिक प्रिकॉशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। सपोज आपको जो है, अगर आपने धूल मिट्टी या सॉयल या फार्मर है, तो अगर आपको लगता है कि आपका हाई रिस्क है तो कुछ टाइम आप उसको अवॉइड करें। या फिर अगर काम करना ज़रूरी है तो आपको प्रॉपर मास्क और सारी चीज़ों का प्रॉपर केयर के साथ ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। कोई नमी वाले कमरा या ये सारी चीज़ों से भी अपने आप को दूर रखना है। तो हाइजीनिक केयर को फॉलो करके भी आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। मास्क के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा, डेफिनेटली मास्क आपको बचाता है, बट एक चीज़ जो और बहुत कॉमनली देखी जा रही है कि लोग जो अपना मास्क है वो काफ़ी टाइम तक रीयूज ही करते रहते हैं, उसको वॉश नहीं कर रहे। वो मास्क इतना ज़्यादा गंदा है, डस्ट का सोर्स बन चुका है, कई बार वो वेट है। प्रॉपर मास्क का पहनना और मास्क आपका प्रॉपर कंडीशन में होना, उसको रेगुलरली चेंज करना, वॉश करना, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो बात आ जाती है, जैसे हम कोरोना के अंदर बताते थे कि आपके लिए जो कोरोना से बचाव के लिए एक सेफ जोन होता है। कोरोना जो एंटर करता है इस टी से एंटर करता है, आईज से, नोज से और माउथ से। बट इसके अंदर हमारा जो नेजल कैविटी है ये सबसे ज्यादा नोज के थ्रू एंटर करना है। तो आपने नोज को बार बार टच नहीं करना है, अपने हैंड्स को रिपीटेडली वॉश करना है, बार बार सैनिटाइज करना है। तो नोज को ऐसा नहीं कि बार बार आप अपने नोज को टच कर रहे हैं, कहीं डस्ट को हाथ लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और अगर कोई ऑक्सीजन थेरेपी पे है या सिलेंडर्स पे है तो जो है फिल्टर्ड वाटर या उसकी जो पाइपिंग है उसको रेगुलरली थॉरोली क्लीन रखें।
प्लस अवेयर रहें। तो लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है डेफिनेटली जानलेवा है, बट एक बंदे से दूसरे को नहीं फैलती है। आपको इसके बचाव की तरफ अपना मेन ध्यान रखना है। अपनी इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, अपने अपने परिवार वालों को। इसके अलावा आपके और कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। आईज से जुड़े या आईज में अगर आपको इसका डाउट होता है तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको इस बीमारी को जानने में कुछ मदद मिलेगी। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।